जापान के एक छोटे से शहर में एक अस्पताल के बेड पर लेटी हुई एक माँ अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इलाज महंगा है, समय कम है और पैसों का इंतजाम करना मुश्किल है। उस कमरे के बाहर एक 18 साल का लड़का खड़ा था, जिसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई अमीर बाप, न कोई गॉडफादर। उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, एक लैपटॉप, इंटरनेट का एक कनेक्शन और 60 लाख येन जो उसने ट्यूशन पढ़ाकर और पार्ट टाइम काम करके जोड़े थे। उस लड़के का नाम था ताकाशी कोतेगावा। दुनिया आज उसे जानती है एक अलग नाम से, BNF। और अगले कुछ सालों में वो लड़का जापान के इतिहास का सबसे बड़ा रिटेल ट्रेडर बनने वाला था, जिसने अकेले अपने दम पर हजारों करोड़ रुपए कमाए। लेकिन ये कहानी पैसों की नहीं है, ये कहानी है उस दिमाग की जिसने मार्केट के सबसे बड़े झटकों में भी अपना संतुलन नहीं खोया। ये कहानी है साइकोलॉजी की, जो स्ट्रेटेजी से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। आज भी ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो एक चीज ढूंढते हैं, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर, कोई पैटर्न, कोई सीक्रेट फॉर्मूला जो उन्हें रातों रात अमीर बना दे। लेकिन ताकाशी कोतेगावा की पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि मार्केट में टिके रहने का असली राज स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि वो मानसिक स्थिति है जिसमें आप ट्रेड लेते हैं। आज की इस कहानी में हम सिर्फ उसकी सफलता की बात नहीं करेंगे, हम उस भीतरी लड़ाई की बात करेंगे जो हर ट्रेडर को खुद से लड़नी पड़ती है, डर से, लालच से, ओवर कॉन्फिडेंस से और सबसे बड़ी दुश्मन अपनी ही इमोशंस से। सन 2000 में जब ताकाशी कोतेगावा ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला, तब जापान का स्टॉक मार्केट किसी तूफान से कम नहीं था। डॉट कॉम बबल फूट चुका था, इकोनॉमी सुस्त पड़ी थी और ज़्यादातर लोग मार्केट से डरे हुए थे। लेकिन कोतेगावा के लिए यही वो समय था जब उसने अपनी असली पहचान बनानी शुरू की। शुरुआत में उसने भी वही गलतियां की जो हर नया ट्रेडर करता है। उसने बड़े बड़े ट्रेड्स लिए, ज़्यादा लीवरेज इस्तेमाल किया और कुछ ही महीनों में उसकी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। लेकिन यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। ज़्यादातर लोग इस मोड़ पर हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट उनके लिए नहीं बना, कि किस्मत साथ नहीं दे रही, कि शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं। लेकिन कोतेगावा ने कुछ अलग किया। उसने अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? क्या मैं डर की वजह से बाहर निकला? क्या मैं लालच की वजह से ज्यादा देर तक रुका रहा? यहीं पर मार्क डगलस की वो बात याद आती है जो उन्होंने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में लिखी थी। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में हर पल की अपनी एक अलग हकीकत होती है और हर ट्रेड का नतीजा बाकी सब ट्रेड से पूरी तरह अलग होता है, भले ही सेटअप एक जैसा क्यों ना दिखे। जो ट्रेडर इस बात को असल में समझ लेता है वो कभी भी एक हारे हुए ट्रेड को पर्सनली नहीं लेता। लेकिन जो इसे नहीं समझता वो हर नुकसान के बाद गुस्से में आकर वापसी करने की कोशिश करता है, और यही रिवेंज ट्रेडिंग उसकी पूंजी को खत्म कर देती है। कोतेगावा ने यही सीखा। उसने अपने नुकसान को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल इवेंट की तरह देखना शुरू किया। 2005 का दिन आज भी जापान के फाइनेंशियल इतिहास में दर्ज है। लाइवडोर नाम की एक कंपनी पर जापान अथॉरिटीज ने रेड मारी और उसके स्टॉक में भूचाल आ गया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम इतने ज्यादा ऑर्डर्स की वजह से क्रैश होने की कगार पर आ गया। हर तरफ पैनिक था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स घबरा गए। रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस बंद करनी शुरू कर दी। कुछ ने बड़े नुकसान झेले, कुछ पैनिक में गलत फैसले ले बैठे। लेकिन उसी अफरा तफरी के बीच कोतेगावा ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां बाकी सब डर की वजह से भाग रहे थे, वहां उसने ठंडे दिमाग से मार्केट को पढ़ा। उसने देखा कि पैनिक सेलिंग की वजह से कई अच्छे स्टॉक्स भी बेवजह नीचे गिर रहे हैं। उसने बड़ी मात्रा में खरीदारी की, ठीक उस पर जब बाकी सब बेच रहे थे। अगले ही दिन जब मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया, उसने अपनी पोजीशंस बेचकर सिर्फ 24 घंटों के अंदर करीब 17 करोड़ येन का मुनाफा कमाया। ये कोई किस्मत की बात नहीं थी, ये उस मानसिक तैयारी का नतीजा था जो उसने सालों की प्रैक्टिस से बनाई थी। अब यहां रुककर सोचिए, क्या यह सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी की वजह से मुमकिन हुआ? नहीं। असल में उस दिन हर ट्रेडर के पास लगभग एक जैसी ही जानकारी थी। सबको पता था कि मार्केट गिर रहा है, सबको पता था कि पैनिक चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि कोतेगावा का दिमाग उस पैनिक से प्रभावित नहीं हुआ। जहां बाकी लोगों का दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला गया, वहां उसका दिमाग डेटा और प्रोबेबिलिटी की भाषा में सोचता रहा। यही वो फर्क है जो एक औसत ट्रेडर को एक असाधारण ट्रेडर से अलग करता है। मार्क डगलस अपनी किताब में एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसे प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी एक ट्रेड का नतीजा रैंडम होता है, लेकिन अगर आप एक जैसा एज बार बार सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग टर्म में नतीजे आपके फेवर में आते हैं। इसे वो 1000 ट्रेड्स की थ्योरी कहते हैं। मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी का एज पॉजिटिव है तो अगले 50 ट्रेड्स में से कुछ हारेंगे, कुछ जीतेंगे, लेकिन 1000 ट्रेड्स के बाद नतीजा आपके गणित के हिसाब से ही आएगा। जो ट्रेडर इस सोच को अपना लेता है वो हर एक ट्रेड के नतीजे से इमोशनली अटैच नहीं होता। वो जानता है कि एक हारा हुआ ट्रेड सिर्फ एक सैंपल है, पूरी कहानी नहीं। कोतेगावा की ट्रेडिंग स्टाइल भी इसी सोच पर आधारित थी।
वो कोई लंबी चौड़ी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता था। वो ज़्यादातर डे ट्रेडिंग करता था, छोटे छोटे मूव्स पढ़ता था, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। उसकी असली ताकत उसकी स्पीड या उसका इंडिकेटर नहीं था, बल्कि उसकी वो क्षमता थी जिससे वो अपने नुकसान को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता था और आगे बढ़ जाता था। ज़्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो अपने नुकसान वाले ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड किए रखते हैं, इस उम्मीद में कि मार्केट वापस घूम जाएगा। यही होप, यही उम्मीद असल में सबसे बड़ा जहर बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में उम्मीद की कोई जगह नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट की जगह है। अब बात करते हैं फोमो की, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की। ये वो इमोशन है जो हर ट्रेडर को कभी ना कभी अपनी गिरफ्त में लेती है। जब कोई स्टॉक या कॉइन तेजी से ऊपर भाग रहा होता है, तब दिमाग में एक आवाज़ आती है, अभी नहीं घुसे तो मौका निकल जाएगा। यही आवाज़ लोगों को टॉप पर खरीदने पर मजबूर करती है, ठीक उस पल जब स्मार्ट मनी पहले ही एग्जिट कर चुकी होती है। कोतेगावा ने इस फोमो को कंट्रोल करना सीखा था। वो कभी भी किसी मूव को चेज नहीं करता था। अगर उसका सेटअप नहीं बन रहा था तो वो साइडलाइन पर बैठे रहने में कोई शर्म महसूस नहीं करता था। यही वो आदत है जो एक नए ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल होती है, कुछ न करना, सिर्फ इंतज़ार करना जब तक कि मार्केट खुद अपना असली रंग न दिखा दे। रिवेंज ट्रेडिंग एक और ऐसा जाल है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। एक नुकसान के बाद दिमाग में गुस्सा आता है और वो गुस्सा अगले ट्रेड में और बड़ा पोजीशन साइज देने पर मजबूर कर देता है। सोच ये होती है कि पिछला नुकसान इसी ट्रेड में रिकवर कर लेंगे, लेकिन असल में ये गुस्सा ही आपकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है। मार्क डगलस इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं, जहां दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल डिसीजन लेता है पूरी तरह बंद हो जाता है और सिर्फ इमोशनल हिस्सा हावी हो जाता है। कोतेगावा ने अपने शुरुआती नुकसानों से यही सबसे बड़ा सबक सीखा था। जब गुस्सा या हताशा हावी हो, तब स्क्रीन से दूर हट जाना ही सबसे समझदारी वाला फैसला होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मानसिक अनुशासन बनता कैसे है? क्या ये कोई जन्मजात गुण है या इसे सीखा जा सकता है? जवाब है, ये पूरी तरह सीखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक सिस्टम चाहिए। कोतेगावा हर दिन अपने ट्रेड्स का जर्नल लिखता था। वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं लिखता था, बल्कि ये भी लिखता था कि उस ट्रेड के दौरान उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। क्या वो शांत था? क्या वो जल्दबाजी में था? क्या उसने अपने रूल्स फॉलो किए या इमोशन में आकर तोड़ दिए? यही जर्नलिंग की आदत है जो धीरे धीरे एक ट्रेडर को सेल्फ अवेयर बनाती है। जब आप बार बार अपनी गलतियों को लिखकर देखते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाता है और अगली बार वही गलती करने से पहले ही अलार्म बज जाता है। एक और ज़रूरी बात जो कोतेगावा की कहानी से सीखने को मिलती है वो है पोजीशन साइजिंग का अनुशासन। बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक देते हैं, इस उम्मीद में कि एक बड़ा मूव उनकी किस्मत बदल देगा। लेकिन कोतेगावा हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल में रखता है। उसका मानना था कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना ही असली जीत है। अगर आपका अकाउंट एक ही गलत ट्रेड में उड़ गया, तो आपके पास सीखने का, सुधरने का और वापसी करने का मौका ही नहीं बचेगा। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा पहले अपने रिस्क के बारे में सोचते हैं, फिर मुनाफे के बारे में। भारतीय ट्रेडर्स के लिए ये कहानी और भी ज़्यादा मायने रखती है। आज के दौर में जब हर तरफ टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब वीडियोस में गारंटीड रिटर्न्स के दावे किए जाते हैं, तब कोतेगावा की कहानी एक ज़रूरी रियलिटी चेक देती है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सिग्नल सर्विस आपको वो मानसिक अनुशासन नहीं दे सकती जो सिर्फ एक्सपीरियंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आता है। F&O में ट्रेड करने वाले भारतीय ट्रेडर्स के लिए एक और अहम पहलू है टैक्सेशन का, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। F&O से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम माना जाता है और इसके लिए ITR-3 फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। जो ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट देखते हैं और टैक्स प्लानिंग को नज़रअंदाज करते हैं, वो अक्सर साल के आखिर में एक बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ मार्केट को नहीं समझता, वो अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करता है। कोतेगावा की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ और आता है। 2005 के आखिर तक उसकी नेटवर्थ करीब 150 करोड़ येन तक पहुंच चुकी थी, जो उसे जापान के सबसे बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में से एक बना चुकी थी। मीडिया ने उसे BNF नाम दिया, जो एक ऑनलाइन फोरम पर उसके यूजर नेम से आया था, क्योंकि उसने कभी अपनी असली पहचान पब्लिक करने की कोशिश नहीं की। वो कैमरों से दूर रहा, इंटरव्यू से दूर रहा। उसका मानना था कि पब्लिसिटी सिर्फ ध्यान भटकाती है और मार्केट में फोकस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यही वो सबक है जो आज के सोशल मीडिया के दौर में सबसे ज़्यादा भुला दिया जाता है। लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को दिखाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि असली फोकस, यानी मार्केट को पढ़ने और खुद को समझने का काम, पीछे छूट जाता है। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है वो है पेशेंस का रोल। बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर हर दिन बड़े बड़े ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। कोतेगावा अक्सर लंबे समय तक साइडलाइन पर रहता था, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करता था, अपने डेटा को स्टडी करता था। वो सिर्फ तभी एक्शन लेता था जब उसका एज साफ तौर पर दिखता था। यही सिलेक्टिव एग्रेशन की कला है, यानी ज़्यादातर समय पेशेंस रखना
और जब मौका सही हो तब पूरी ताकत से एक्शन लेना। जो ट्रेडर हर दिन हर घंटे कुछ न कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत महसूस करता है, वो असल में ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंस जाता है और फीस तथा स्लिपेज उसकी पूंजी को धीरे धीरे खा जाते हैं। मार्क डगलस अपनी किताब में एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में कंसिस्टेंसी पाने के लिए आपको एक ऐसे मानसिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है जिसमें आप बिना किसी डर के अपने ट्रेडिंग रूल्स को हर बार फॉलो कर सकें, चाहे नतीजा जो भी हो। इसे वो द जोन में होना कहते हैं। जब कोई ट्रेडर सच में जोन में पहुंच जाता है तो वो हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है, न कि अपने सेल्फ वर्थ के टेस्ट की तरह। यही फ़र्क है एक हॉबी ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, कंसिस्टेंसी। कोतेगावा की सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं थी। ये सालों की प्रैक्टिस, हज़ारों ट्रेड्स और अनगिनत छोटी छोटी गलतियों से सीखने का नतीजा थी। हर बड़ा ट्रेडर, चाहे वो जेसी लिवरमोर हो या ताकाशी कोतेगावा, इसी रास्ते से गुजरा है। शुरुआत में नुकसान, फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन, फिर धीरे धीरे एक सिस्टम का बनना और आखिर में उस सिस्टम पर बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा करना। ये कोई शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं है, लेकिन यही अकेला रास्ता है जो टिकाऊ नतीजे देता है। तो आखिर में सीखने वाली बात क्या है? अगर आप भी ट्रेडिंग में हैं, चाहे स्टॉक्स में हो, फ्यूचर्स में हो या क्रिप्टो में हो, तो सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी पर नहीं, अपनी मानसिक स्थिति पर काम करना शुरू कीजिए। अपने हर ट्रेड का जर्नल रखिए, सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, बल्कि अपनी इमोशंस को भी लिखिए। हर नुकसान के बाद खुद से पूछिए कि क्या ये नुकसान आपके सिस्टम की वजह से हुआ या आपकी इमोशन की वजह से। रिवेंज ट्रेडिंग से बचिए, फोमो में आकर मूव्स को चेज मत कीजिए और सबसे ज़रूरी, अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखिए। याद रखिए, मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना ही असली जीत है और वो सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रैटेजी जितनी ही मजबूत हो। यहाँ एक दिलचस्प तुलना करना ज़रूरी है। करीब 100 साल पहले अमेरिका में जेसी लिवरमोर नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, जिसे वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा स्पेकुलेटर कहा जाता। लिवरमोर के पास भी अद्भुत मार्केट सेंस था। उसने भी करोड़ों डॉलर कमाए और 1929 के क्रैश में जब पूरी दुनिया डूब रही थी, तब उसने शॉर्ट पोजीशन से भारी मुनाफा कमाया। लेकिन लिवरमोर की कहानी का अंत बहुत दुखद रहा। वो अपनी इमोशंस पर पूरी तरह काबू नहीं रख पाया। उसने कई बार अपनी पूरी दौलत गंवाई, फिर से बनाई, फिर गंवाई। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो अपने ही बनाए रूल्स को बार बार तोड़ देता था, खासकर तब जब उसे लगता था कि इस बार मार्केट अलग है। आखिरकार आर्थिक और मानसिक दबाव में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लिवरमोर और कोतेगावा दोनों के पास जबरदस्त मार्केट स्किल था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि कोतेगावा ने अपनी साइकोलॉजी पर उतनी ही मेहनत की जितनी उसने अपनी स्ट्रैटेजी पर की। यही फर्क तय करता है कि कोई ट्रेडर सिर्फ एक चमकता हुआ किस्सा बनकर रह जाता है या फिर दशकों तक टिका रहता है। यह एक ज़रूरी सवाल उठता है जो हर सीरियस ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या मार्केट में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट चाहिए, या इसलिए क्योंकि मुझे एक सिस्टमैटिक एज पर भरोसा है? जो लोग एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हैं, वो अक्सर बिना सोचे समझे बड़े पोजीशन साइज लेते हैं, हर छोटी हलचल पर रिएक्ट करते हैं और स्क्रीन के सामने घंटों बैठकर एड्रेनालिन रश ढूंढते हैं। लेकिन जो लोग एज पर भरोसा करते हैं, वो चुपचाप अपना काम करते हैं, ज्यादातर सब कुछ नहीं करते, और जब मौका आता है तभी एक्शन लेते हैं। कोतेगावा दूसरी कैटेगरी में आता था। उसने खुद कई इंटरव्यूज में बताया था कि उसके लिए ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि एक बिजनेस था, और हर बिजनेस की तरह इसमें भी नंबर्स, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सोच सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो कोई भी ट्रेडर अपनी ज़िंदगी में उतार सकता है। सबसे पहला कदम है अपने ट्रेडिंग रूल्स को कागज़ पर लिखना। ये रूल्स इतने साफ होने चाहिए कि इनमें किसी भी तरह की गुंजाइश या कन्फ्यूज़न न बचे। कब एंट्री लेनी है, कितना रिस्क लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए, ट्रेड के बीच में नहीं। दूसरा कदम है हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस वक्त शांत हूँ या मैं किसी इमोशन के असर में हूँ? अगर जवाब है कि आप गुस्से में हैं, हताश हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो सबसे अच्छा फैसला यही है कि उस पल ट्रेड ना लें। तीसरा कदम है अपनी हार को डेटा की तरह देखना, न कि पर्सनल फेलियर की तरह। हर हारा हुआ ट्रेड आपको कुछ न कुछ सिखाता है, बशर्ते आप उसे सीखने के नज़रिए से देखें, गुस्से के नज़रिए से नहीं। एक और पहलू जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है वो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पर असर। जब दिमाग थका हुआ हो, नींद पूरी न हुई हो या स्ट्रेस ज़्यादा हो, तब डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी अपने आप गिर जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो जानते हैं कि एक थका हुआ दिमाग वही गलतियां बार बार दोहराता है, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों हो। इसीलिए फोकस बनाने की तकनीकें जैसे मेडिटेशन या त्राटक जैसी प्रैक्टिस सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए भी बहुत काम आती हैं। एक शांत, फोकस्ड दिमाग मार्केट के शोर में भी
असली सिग्नल पढ़ लेता है, जबकि एक बिखरा हुआ दिमाग हर छोटी हलचल में उलझ जाता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आज लाखों नए ट्रेडर्स हर महीने मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, खासकर एफ&ओ और क्रिप्टो में। लेकिन डेटा बताता है कि इनमें से ज़्यादातर लोग साल भर के अंदर अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रैटेजी की कमी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की कमी होती है। लोग बिना रिस्क मैनेजमेंट के बड़े पोजीशन ले लेते हैं, बिना प्लान के ट्रेड में घुस जाते हैं और नुकसान होने पर पैनिक में और बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। कोतेगावा की कहानी यहाँ एक आईना दिखाती है। उसने भी शुरुआत में ऐसी ही गलतियां की, लेकिन उसने उन गलतियों से सीखा, उन्हें दोहराया नहीं। यही फर्क है एक ऐसे ट्रेडर में जो सालों बदी मार्केट में टिका रहता है और एक ऐसे ट्रेडर में जो कुछ महीनों में ही मार्केट छोड़ देता है। ताकाशी कोतेगावा की कहानी सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है खुद पर काबू पाने की, अपने डर और लालच के बीच संतुलन बनाने की और मार्केट के सबसे बड़े तूफानों में भी शांत रहने की। अगली बार जब आप स्क्रीन के सामने बैठे और मार्केट हिल रहा हो, तो याद रखिएगा, असली सवाल ये नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। असली सवाल ये है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, तब आपका दिमाग कैसा बर्ताव करता है। सोचिए उस 18 साल के लड़के के बारे में जो अस्पताल के गलियारे में खड़ा था, जिसके पास न कोई मेंटर था, न कोई शॉर्टकट। उसके पास सिर्फ एक फैसला था, हर गलती से सीखना, हर हार को डेटा की तरह देखना और कभी भी अपनी इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी ना होने देना। यही फैसला था जिसने एक साधारण लड़की को जापान के सबसे बड़े रिटेल ट्रेडर में बदल दिया। आपकी कहानी भी अलग नहीं हो सकती। मार्केट किसी को भी बड़ा प्रॉफिट देने या बड़ा नुकसान कराने में कोई फर्क नहीं करता। वो सिर्फ उन्हीं को इनाम देता है जो अपने डर को, अपने लालच को और अपनी उम्मीदों को अपने डिसीजन से अलग रखना सीख जाते हैं। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स दे सकती है, लेकिन साइकोलॉजी ही तय करती है कि आप उन पॉइंट्स पर कायम रहेंगे या नहीं। यही असली सीक्रेट है जो हर बड़े ट्रेडर की कहानी में छुपा मिलता है, चाहे वो टोक्यो में बैठा एक अनजान लड़का हो या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक साधारण रिटेल ट्रेडर।